हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम आपके आर्मी, अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरे 50 प्रश्न रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान, 15 क्वेश्चन मैथ और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग रहेंगे। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह बनाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को जरूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, और आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 मॉडल पेपर लगाने बहुत जरूरी हैं। हमने आपके लिए पूरे 20 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। यहाँ पर पूरे 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। आपके 2 मिनट लेंगे, उसके बाद अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिएगा 15 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और 5 आपको इसके अंदर ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। और ये हमारी एक 2800 वाली ई बुक है, सबसे ज्यादा बिकने वाली ई बुक। ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज में रहेगी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करना है, शुभम ई क्लासेस। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है। उसके बाद हमारी जो है टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें टोटल आपको 20 पेपर मिलेंगे, जिसमें जो आपको 3 स्लॉट में मिलेंगे। पहले स्लॉट में आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे जो कि अपलोड हो चुके हैं। अगले 5 मॉडल पेपर जो हैं आपको वो मिलेंगे 30 मार्च को। ठीक है, और अगले 5 ओरिजिनल पेपर ये आपको मिलेंगे 4 से 5 अप्रैल को। और ये जो आपका 149 का ऑफर है ये केवल 3 दिन तक वैलिड रहेगा, उसके बाद अपने नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगा। मात्र 3 दिन के लिए आपके लिए ऑफर है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये 149 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, इससे डबल ट्रिपल का आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करा लेते हैं। आपके करियर को देखते हुए ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपके बेस्ट से बेस्ट हमने कंटेंट तैयार किया है आपके पेपर के लिए। इसमें आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। ठीक है, और हमारी ये ई बुक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2800 प्लस प्रश्नों की ई बुक है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। बाकी हमारी और भी टेस्ट सीरीज हैं, ये हमारी सिर्फ एप्लीकेशन में ही रहेंगी। ये हमारी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसको जाकर जल्दी से परचेस करिए और अपने फौजी बनने का सपना। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आज आप सभी को टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। ये टारगेट 40 प्लस का इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको मीडियम लेवल के भी देखने को मिलेंगे। टेस्ट लगाने में आपको जरूर मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, और कोई भी विद्यार्थी ये नहीं बोलेगा कि मेरा नाम ले लीजिए, क्योंकि हमारी जो आज की क्लास है वो प्रीमियर्ड है, यानी कि रिकॉर्डेड है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव या फिर RS बिस्ट। जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई है और यह की थी राखलदास बनर्जी ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। सभी को टेस्ट लगाना है भाई, लास्ट में सेक्शन वाइज सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, दयाराम साहनी भी इंपॉर्टेंट है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपके सामने चोल वंश की राजधानी का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर मदुरई? आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर के लिए समय नहीं दिया जाएगा। देखिए, चोल वंश की राजधानी और इसके संस्थापक, जितने भी पुराने वंश हैं, देखिए वंश बहुत सारे हैं, परंतु टॉप 10 ऐसे वंशज हैं जिनकी आपको संस्थापक भी पता होने चाहिए और उनकी राजधानियां भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चोल वंश भी इंपॉर्टेंट है। चोल वंश के संस्थापक भी पूछ सकता है एग्जाम में।
चोल वंश के संस्थापक का नाम था विजयालय, कई बार करवाया गया है विजयालय। और इसकी जो राजधानी थी ये तंजौर थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद? अकबर, जहांगीर, गयासुद्दीन तुगलक, सम्राट अशोक? करिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखिए तुगलकाबाद नाम से ही पता लग रहा है गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे जी। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। सम्राट अशोक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है। प्रमुख युद्ध यानी कि इतिहास में हुई प्रमुख लड़ाइयां और विश्व में भी इतिहास में हुई प्रमुख लड़ाइयां, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिएगा। देखिए मैं जब भी क्लास लेता हूं मैं साथ साथ ये भी बताता हूं कि ये इस टॉपिक से प्रश्न है और ये टॉपिक आपको कवर कर लेना चाहिए। तो ये टॉपिक आप नोटबुक में भी लिख लिया करिए, ठीक है? और डे बाय डे इनमें से 1 या 2 टॉपिक अपने आप भी कवर करते रहिए। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना, आपका आंसर सही है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, सेकंड वॉर। अब देखिए 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने लोदी वंश का अंत करके मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, राइट। 1556 की जो लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच हुई है। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। तीसरी लड़ाई पूछा है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? सुपर इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्टैटिक। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, तुलसीदास, B.R. अंबेडकर? जल्दी आंसर कर दीजिए। Who was the author of the national song वंदे मातरम? देखिए प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के 8वें अध्याय से लिया गया है और इसकी जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर सभी को पता है ना, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान और अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत वापिस लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, USA और रशिया? करिए आंसर। सिंपल है भाई, ये गलत मत करिएगा। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है? और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। ये ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी, देखिए अगर आप बुक्स में सर्च करेंगे या गूगल पर भी सर्च करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न, ये कवर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आने का चांस बनता है। आगे बढ़ें 7 नंबर की तरफ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले? हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? बताइए क्या आंसर होगा? क्या सभी यहां पर ऑप्शन सी को बता रहे हैं? दादा भाई नौरोजी आपका आंसर करेक्ट है जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा साहब, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
स्पीड में डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं किया जाएगा। आगे हमें साइंस, मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? क्या आंसर करने वाले हैं? क्या सभी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी को दे रहे हैं? मैच कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है। एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, पता है ना? तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और यहां पर क्या है, सरदार पटेल आपको पता है भारत के गृह मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखिए, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? जल्दी आंसर करिए। देखिए दो प्रश्न है, एक तो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, उसको बचाता कौन है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपको उस हनन से आपकी रक्षा कौन करता है? दूसरा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? ठीक है, अगर भारत में आपातकालीन की स्थिति पैदा हो जाए तो केवल दो ही ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमेशा बने रहेंगे आपके, ठीक है। बाकी सभी अधिकारों को निलंबित भी किए जा सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक करता है उच्चतम न्यायालय। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्चतम न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक है। और निलंबित कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? अनुच्छेद 39, 50, 40, अनुच्छेद 51? जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, अगर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं ना, अनुच्छेद 40 आपका आंसर करेक्ट है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, सबसे पहले, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। पंचायती राज प्रणाली जो है यह 3 स्तरीय प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम सभा, जिला परिषद और आपका जो है, अब देखिए ये 3 स्तरीय प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता समिति की है। किसकी है? बलवंत राय मेहता समिति। ये भी ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? यमुना नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी? वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, बता दीजिए। क्या सभी ऑप्शन डी को बता रहे हैं? गोदावरी नदी आपका आंसर करेक्ट है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। खुला नाला और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लेना, ये किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा आपको प्रश्न। प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय? इन विच स्टेट डू द गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स लाइव? जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी को जो बता रहे हैं मणिपुर, आपका आंसर करेक्ट होगा। देखिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, फालतू की बातों पर नहीं।
मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को सेशन समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा और आप अच्छा स्कोर भी अभी तक कर रहे होंगे, है ना। आज कमेंट बॉक्स में ये मत करिएगा कि मेरा नाम ले लीजिए, क्लास हमारी प्रीमियर्ड है प्लीज, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? बता दीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मीडियम लेवल का है भाई, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। पंपास, डाउन्स, प्रेरीज, वेल्स। देखिए, दक्षिण अमेरिका प्लस अर्जेंटीना, इनमें पंपास घास के जो मैदान है इन दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डाउन्स आपको पता होना चाहिए, यह घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रेरीज कहां पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका और कनाडा, राइट। वेल्स पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। और जैसे ही ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, इसका आंसर भी आपकी जुबान पर आ गया होगा। ऑप्शन ए असम को जो दे रहे हैं, राइट आंसर होगा। देखिए, चाय जो है ये असम में है। अगर हम बात करेंगे कॉफी की, तो कॉफी कहां है? कर्नाटक में है, ये ध्यान रखिएगा। कॉफी कर्नाटक और चाय असम। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबे के लिए, एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए। सिंहभूमि क्या है? एक खान है। और ये कहां पे है? तो ये झारखंड में है जी, ठीक है। ये कहां पे है? तो ये सिंहभूमि जो खान है यह झारखंड में है, झारखंड। और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सभी ने आंसर दिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक अगले 15 क्वेश्चन। सेक्शन वाइज सभी का स्कोर चाहिए कि आपके सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। नेगेटिव मार्किंग भी लगा लीजिएगा, 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी आज के टेस्ट में। और अभी तक आपने हमारे मॉडल पेपर्स नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस, ठीक है। नए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। जरूर लगाइएगा, आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। जितने ज्यादा पेपर्स लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? डीजल, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला। थोड़ा सा समझने का प्रश्न है जी। ऑप्शन जो सी को बता रहे हैं, हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है, या फिर न के बराबर करता है, करता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है जी? इसका आंसर कर दीजिए। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड। संक्रमण, उद्भवन शक्ति, निसंक्रमण, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये तो मुझे लग रहा है किसी का भी गलत नहीं होगा। हिंदी में इतने बड़े बड़े वर्ड दे रखे हैं, इंग्लिश में वर्ड दिया है इम्यूनिटी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। 18 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का अन्य नाम क्या है? आरबीसी सभी को पता है ना, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। इससे क्वेश्चन बनता है कि इनका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? लीजिए, इनका भी आंसर करिए। देखिए, आरबीसी का अन्य नाम है एरिथोसाइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है जी। ल्यूकोसाइट क्या है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का अन्य नाम है। आरबीसी का जीवन काल अधिकतम 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। आपसे बोलेगा इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें आयरन पाया जाता है, लोहा, और किसकी फॉर्म में? हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन दिखाई दे रहा है ना जी। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है। अब आरबीसी, दो क्वेश्चन और बनते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है और मृत्यु कहां होती है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है, कमेंट करते जाइए, और मृत्यु कहां होती है। देखिए, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो बोलते हैं। और मृत्यु होती है प्लीहा में, जिसको बोला जाता है स्प्लीन। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यह क्वेश्चन करवाया है आपको, कई बार रिपीटेड है, तो उम्मीद है गलत नहीं करेंगे आप सभी। ठीक है, हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे, ना सिर्फ यहां पर बल्कि एग्जाम में, तो आपसे ज्यादा हमें दुख होगा भाई, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन नए आ रहे हैं तो वो सबके लिए नए होंगे भाई। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे वही सबने पढ़े होंगे, बल्कि हम तो अपनी क्लासेस में थोड़ा सा लेवल हाई भी रख देते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ा हुआ भी गलत कर देंगे ना एग्जाम में, डाउट में, तो आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए जितना याद करिएगा उतना बिल्कुल परफेक्ट याद करिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अंग की बात की है। ठीक है, अगर बोलता ग्रंथि, ग्लैंड, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी आंसर दीजिए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब देखिए, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों होती हैं, सॉरी, और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगे किसको बोलते हैं? ध्वनि तरंगों को। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जी। सभी का क्लियर है ना? आगे चलते हैं 21 नंबर की तरफ। आपके सामने कागज का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कागज का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, और भी है कपूर का जलना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी उदाहरण हैं रासायनिक परिवर्तन के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? जैसे पानी से बर्फ जमना, बर्फ से वाष्प बनना। ठीक है, देखिए मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की अभिक्रिया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ये क्वेश्चन कल भी करवाया है अपने 100 क्वेश्चन की क्लास में, और ये आज भी है। प्लीज गलत मत करिएगा, ऑप्शंस की लैंग्वेज चेंज की है बस थोड़ा सा, है ना। प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, या फिर श्वसन, रेस्पिरेशन। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है जी। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, इंडस्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसीलिए यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। 23 नंबर आपके सामने है। कौन सा जीव फेफड़ों से सांस नहीं लेता है? पक्षी, केचुआ, बंदर, मनुष्य।
आंसर करिएगा जल्दी से। और मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा है, इतने सारे स्टूडेंट हमारा सेशन देख रहे हैं। और हम लाइक की बात करें तो लाइक बहुत कम करते हो भाई, लाइक जरूर करा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लास हमारी होती है डेली सुबह 10 बजे जीके जीएस की, और शाम को 5 बजे आपकी चलती है टॉपिक वाइज मैथ की क्लास। टॉपिक वाइज मैथ की क्लास शाम को 5 बजे चलती है, ठीक है। इसमें भी जरूर जुड़ा करिएगा हमारे इसी चैनल शुभम ई क्लासेस पर। देखिए केचुआ जो है यह फेफड़ों से सांस नहीं लेता है, यह किससे सांस लेता है? तो यह लेता है त्वचा से सांस, स्किन से। 24 नंबर देखिए, कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, पारा, एल्यूमिनियम, चांदी। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? विच नॉन मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है? ब्रोमीन राइट आंसर है जी। अगर बोलेगा अधातु तो ब्रोमीन, अगर बोलेगा धातु तो पारा, ठीक। 25 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए। हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न लिख लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में आया है आपके कई बार, और शायद इस बार भी देखने को मिलेगा। व्हाट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? यहां पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है भाई। हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, ये सभी की सभी कार्बन के ही अपरूप हैं। हीरे को बोला जाता है सबसे कठोर पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। चलिएगा 26 नंबर देख लीजिए, किसे रसायनों का सम्राट कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। रसायनों का सम्राट का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? खट्टे पदार्थों में होता है, खट्टे, ठीक है, खाद्य पदार्थों में होता है, जैसे आपका नींबू, संतरा इत्यादि, ठीक है। नींबू, संतरा, विटामिन सी, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल आपको पता है ना, आंवले में पाया जाता है जी। किसमें? आंवले में। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है स्क्रीन पर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत देखिए साइंस के प्रमुख उपकरण, ठीक है, जितने भी रासायनिक उपकरण हैं, जैसे बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये भी टॉपिक कवर कर लीजिएगा। प्रमुख आविष्कार और खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं प्राकृतिक चयन का जनक, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। बोलेगा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे देखिए 28 नंबर, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए फटाफट से। हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। ये प्रश्न कई बार करवाया है, तो प्लीज गलत मत करिएगा। जल्दी बताइए। देखिए कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाइग्रोमीटर सभी को पता है ना, किसको बोलते हैं बताइए? सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। टैकोमीटर से नौकायान तथा वायुयान की गति मापने के लिए प्रयोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? कुछ दिन पहले यह प्रश्न लिया है मैंने, ठीक है।
मतलब कि कम से कम 10-12 दिन पहले ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर उससे पहले से जुड़े हैं तो आंसर दे देंगे आसानी से, नहीं तो फिर इसमें थोड़ी सी समस्या होगी आपको। बल आघूर्ण का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या है जी? न्यूटन मीटर है, ऑप्शन बी सभी ने दिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन। जल्दी आंसर दे दीजिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी पूछेगा तो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए, यहां पर आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज कंप्लीट है। सेक्शन सी है जनरल साइंस, सेक्शन सी मैथ का है 31 से 45 तक अगले 15 क्वेश्चन। देखिएगा, मैथ में बहुत सारे विद्यार्थी चले जाते हैं, मैं बस आपसे यही कह रहा हूं कि एग्जाम में भी आप मैथ को सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी सॉल्व करिए और मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हैं तो उसका व्यास कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला पता है ना, क्वेश्चन खत्म है बस। देखिए ध्यान से, वृत्त की जो परिधि है इसका सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को मैं r गुणा r लिख सकता हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और ये दोनों क्या है? बराबर हैं। समझ गए? देखिए, पाई से आपकी पाई कैंसल, ये r से आपका एक r कैंसल, यहां पर क्या बना? r इज इक्वल टू 2, यानी कि जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू 2 है, त्रिज्या का मान 2 आ गया ना। बोला है व्यास कितना होगा? अब व्यास त्रिज्या का डबल होता है, अगर त्रिज्या 2 है तो व्यास डायमीटर कितना होगा? 2r हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है 2r, r की वैल्यू 2 है तो यहां पे d की वैल्यू 4 हो जाएगी। 32 नंबर देखिए, लीजिए भाई इसको सॉल्व कर दीजिए। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस प्रश्न को कंप्लीट करिएगा। ये जो अंडर रूट है ये पूरे कंप्लीट है आपका, ठीक है। अंडर रूट आपका बिल्कुल कंप्लीट है 225 तक। प्रश्न है कि 900 डिवाइड बाई 225 ये ओवरऑल अंडर रूट है, ठीक है। अब अंडर रूट 900 का अंडर रूट कितना होता है? 30 होता है, क्योंकि अगर हम भाई 30 का स्क्वायर करेंगे 900 बनेगा। 225 का अंडर रूट कितना होता है? 15 होता है। सिंपल, 15 से 30 को भाग कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए लगाया है सभी ने। 33 नंबर देख लीजिए, इसी बात पर सिंपल है भाई, एलसीएम ज्ञात करना है। अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि ये सभी एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, 3 के तो मल्टीपल सभी हैं कम से कम, ठीक है। अब जब भी कोई संख्या किसी इनमें से कॉमन संख्या की मल्टीपल होती है, मैंने बताया है एलसीएम या तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी या फिर इस बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल, ठीक है। 1 मिनट करिए जी, या तो कोई बड़ी संख्या हो जाएगी या फिर इस बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल हो जाएगा, है ना। अब देखिए 45 तो एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि 45 फिर 27 से भी भाग होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अगर 45 दूनी 90 कर दूं, 45 को 2 से गुणा कर दूं तो 90 भी 27 से भाग नहीं होगा आपका, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस 45 को मैं 3 से गुणा करके देख लेता हूं भाई। 5 तिया 15 का 5, हंसिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, ये 135 आया है। 45 का मल्टीपल है, 27 से भी भाग हो जाएगा, 9 से भी और
3 से भी, यानी कि ऑप्शन सी आपका 145 एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आगे देखिए प्रश्न को, 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर कर दीजिए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। किसी वस्तु पर 9% का लाभ होता है, अगर उसे 39 रुपए कम में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक टाइप है। इस टाइप में क्या है, जब भी ऐसे टाइप का प्रश्न दे कि इतने % का लाभ होता है, इतने रुपए कम या अधिक में बेचते इतने % की हानि होती, क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं बेसिक से ही बताऊंगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा। देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है भाई, 100% का मान होता है, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न जब भी दिखाई दे कि एक तरफ लाभ हो रहा है और दूसरे में हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्लस लॉस % दोनों को आपस में जोड़ देंगे और यहां पर क्या है, डिफरेंस के बराबर कर देंगे, ठीक है। 9 और 4 कितने होते हैं, 13, यानी कि 13% बराबर कितना हो जाएगा, 39 रुपए। 1% का मान निकाल लीजिए, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3। हमको क्रय मूल्य निकालना है ना 100% का मान। अगर 1% का मान 3 है, 100% का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 100 कर देंगे तो 300 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ये तो था आपका शॉर्ट ट्रिक। जब भी देखिए, अगर दोनों तरफ लाभ होगा तब माइनस करेंगे, दोनों तरफ हानि होगी तो भी माइनस करेंगे, पर अगर एक में लाभ दिया है एक में हानि दिया है तो प्लस कर देते हैं। अब मैं 1 सेकंड में आपको बेसिक बता देता हूं फटाफट से, ताकि हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा कि माना क्रय मूल्य कितना हमने माना है, 100% है ना। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, पहले केस में 9% का लाभ हुआ है तो कितने में बेचा होगा, 109 रुपए में। दूसरे केस में 4% की हानि हुई है, 100 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, 4% की हानि हुई है तो 96 रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इनका अंतर ले लूं तो यहां पर अंतर आ रहा है 13, परसेंटेज में अंतर कितना है, 13 का है, और प्रश्न में अंतर कितने का है, 39 रुपए का है। बात वही है, 13% का मान 39 के बराबर आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखिए, 35 नंबर कह रहा है कि 6200 रुपए मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज है भाई, सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला पता है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट से कर लिया करो, 6200 गुणा 4 गुणा 6 और डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, देखिए ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गई ना। 62 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 6 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 248, और यहां पर कितना बचा है, गुणा में 6 बचा है। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 चौके 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1488 रुपए साधारण ब्याज रहेगा, ऑप्शन सी। आंसर मैच कर लीजिए, आंसर मैच करिए, सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है क्या, 1488 रुपए। आगे देखिए 36 नंबर, कि 36 व्यक्ति किसी काम को 7 दिन में करते हैं तो 14 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। इसके लिए मैं कुछ भी आपको समझाने वाला नहीं हूं, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहले में क्या करेंगे हम, कि 36 व्यक्ति किसी काम को 7 दिन में करते हैं, डिवाइड बाई 14 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस 7 दूनी 14, 2 से करेंगे यहां पे 18, यानी कि टोटल
18 दिन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। आगे देखिएगा 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए इसको सॉल्व करिए भाई। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कृपया करके इसको हल करें। देखिए वैल्यू दे रखी है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट रकम को रखकर सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26। ऑप्शन डी आंसर मैच कर लीजिए। क्या आंसर दिया है सभी ने? ऑप्शन डी क्या आंसर दिया है? 38 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है, ये भी मीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो हम 18/5 से स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब क्योंकि हमको चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस दिया है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, डिवाइड बाई 18 सेकंड में खंबे को पार कर देती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गई? स्पीड हो गई। अब किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है तो स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 18 से 18 कट जाएगा, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई। आंसर मैच करिए, ऑप्शन ए को आंसर दिया है सभी ने। 39 नंबर देखिए जी, स्पीड में कि कोई संख्या है जिसके अंक आपस में बदल देने से वह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, वह संख्या क्या है? ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है और प्लीज ऑप्शन से करिएगा, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं ऑप्शन डी को ले लूं, क्योंकि मुझे आंसर दिख रहा है कि कोई संख्या है 46, इनके अंकों को पलटेंगे तो 64 हो जाएगी। इनका अंतर देख लेना है, क्या 18 आ रहा है? 14 में से 6 गए 8, है ना, 5 में से 4 गए 1 आ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। 40 नंबर देखिए, सिंपल है, इसमें ऐड करना है। अब इस प्रश्न अगर ये एग्जाम में आता है ना, तो ये प्रश्न बहुत स्टूडेंट का गलत होता है। निकाल लेने के बाद आपको ऑप्शन कुछ ऐसे देंगे कि आप गलत टिक कर देते हो और वहीं पे काम खत्म। देखिए ध्यान से, क्या है? 3 है, 3 के बाद 0.3 है, फिर कितना है? 30.3 है, यानी कि यहां पे 30.3, फिर है आपका 0.003, उसके बाद है 30। ठीक है, अब यहां पर मैं चाहे कितनी भी जीरो लगा दूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको जोड़ना है आपको। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगी, यहां पर 6 आ जाएगा। देखिए अब यहां पर क्या है? 3 है, 3 और 3 6, 63.603। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ध्यान से आंसर टिक करना है बस। सभी ने दिया है ऑप्शन बी को। आगे देखिएगा 41 नंबर सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए जी इसका जल्दी से। प्रश्न आपको दिया है 14 पदों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ना कि 14वां पद बताना है। मैं देखो बता चुका हूं आपको, अगर बोलता कि 14वां पद ज्ञात करें, 14वां पद ज्ञात करें, फॉर्मूला क्या लगता है? a प्लस
n-1d अगर आपको A14 का मान निकालने को बोलेगा। ठीक है, परंतु यहां पे ऐसा कोई केस नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कुछ विद्यार्थी इसी फॉर्मूले से कर देते हैं और एग्जाम में गलत हो जाता है। हमको योग निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, अब देखिए योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालना है 14 पदों का। फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अब लगाते हैं जल्दी से। n क्या है, लास्ट वैल्यू जो कि 14 दे रखी है, 14/2 इंटू 2a। a का मान क्या है, जो पहली संख्या होती है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस यहां पर डायरेक्ट करूंगा मैं, 14 पद हैं टोटल, यहां पे n-1 यानी कि 14 - 1 करना है आपको। ठीक है, और क्या है, d जो होता है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो कि है 3, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 14 - 1 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। अब 39 में 4 जोड़ेंगे, कितने होंगे, 9 और 4 13, यानी कि ये बनेगा आपका यहां पर 43। अब यहां पर देखिए, सॉरी यहां पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, पहले इसको सोल्व कर दे। देखिए 2 सते 14 यानी कि 7 गुणा 43 करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 29 30, 301 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इन 14 पदों का योग होगा 301। 42 नंबर क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट कि एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 600 मीटर है, यदि उसकी भुजाओं का अनुपात 12:13:15 है, सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। अर्ध परिमाप क्या होता है पता है ना, सेमी पैरामीटर क्या होता है, यह होता है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज की सभी भुजाओं का जोड़ और डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब समझिए तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना, 12:13:15, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रेशो में हमको पैरामीटर का माप पता लग जाएगा, सेमी पैरामीटर का। ठीक है, देखिए 5 3 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 2 3 4, यहां पे 40 आ गया। 40 को 2 से भाग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 20। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को कि क्या है, 20 रेशो का मान कितना है, 600 के बराबर है। ये रेशो में 20 आया है, अर्ध परिमाप निकाला है हमने, जिसकी वैल्यू कितनी है, 600 के बराबर है। इसको कैंसिल करेंगे तो एक रेशो का मान आ जाएगा आपका 30। हमको बतानी है लंबी भुजा क्या होगी, सबसे लंबा रेशो कितना है, 15 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 30 है तो 15 रेशो की वैल्यू 15 गुणा 30 कर देंगे तो यहां पे 450 आ जाएगी। कहां है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर की तरफ कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर कोई वस्तु खरीदता है और उसे अंकित मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी होता है भाई, है ना। मैंने माना अंकित मूल्य कितना है भाई, 100 रुपए है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर तो खरीदता है, 100 का 20% छूट करेंगे 20 हो जाएगा और 100 में से 20 माइनस करेंगे, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% की छूट पर खरीदेगा तो 80 रुपए में खरीदेगा और अंकित मूल्य पर बेच देता है 10% के लाभ पर, यानी कि 110 रुपए में उसने उस वस्तु को बेच दिया है, सेलिंग प्राइस है। समझ गए, लाभ प्रतिशत बताना है। अब ध्यान से देख लीजिए, लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य।
इन दोनों के, ये देखिए, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30 है, यानी कि 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि 30 गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए है, तो 80 से भाग कर दीजिए बस। ठीक है, देखिए अब 0 से 0 कैंसिल, आगे करेंगे 4 दूनी 8, 4 से यहां पे आ जाएगा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिवाइड बाई 2 बनेगा, और इसको आगे सोल्व करेंगे 37.5% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने कि अमन किसी काम को 20 दिन तथा राम उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, तो शेष काम राम कितने दिन में समाप्त करेगा? इसको करिए जल्दी से, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुझसे पहले सभी सॉल्व कर लेंगे। देखिए, बोल रहा है कि अमन किसी काम को करता है 20 दिन में, और क्या है आगे? राम उस काम को करता है 60 दिन में। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो 60 आ जाएगा, और 7 क्या है? टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। आगे देखिए जी, आगे क्या है? 20 तिया 60 और 30 एकम 60 एकम 60, ये 3 और 1 क्या है? राम और अमन की काम करने की क्षमता है। बोला है दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। अब दोनों की अगर हम एफिशिएंसी का टोटल करें, 3 और 1 4, यानी कि 4 यूनिट से दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तो ये 24 यूनिट काम खत्म कर लेंगे, है ना। अब टोटल काम 60 यूनिट है, जिसमें से 60 यूनिट में से 24 यूनिट काम खत्म हो गया। कितना बच गया? 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, टोटल 36 यूनिट काम बचा है। और ये 36 यूनिट काम अकेला राम करेगा, तो कितने दिन में कर देगा? राम की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, ठीक है। 36 यूनिट काम अकेला राम करेगा 1 यूनिट से, तो वो इस काम को 36 दिन में कर देगा। ये ऑप्शन रॉन्ग है, 36 दिन करेक्ट आंसर है भाई। 36 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राम अकेला शेष काम को 36 दिन में पूरा करेगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की तरफ। मैथ का लास्ट क्वेश्चन कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों अंकों का योग 5 आने की संभावना क्या होगी? बता दीजिए। अब एक चीज ध्यान से समझिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टोटल संभावनाएं यानी कि सैंपल स्पेस, अगर 2 पासे उछाले गए हैं ना, तो टोटल सैंपल स्पेस होंगे 36। देखिए, एक पासे में टोटल 1 2 3 4 5 और 6 तक की संख्याएं होती हैं, यानी कि एक पासा उछाला जाएगा तो 6 की पावर 1, टोटल 6 सैंपल स्पेस होंगे। 2 पासे उछाले गए हैं तो 6 की पावर 2 करेंगे, टोटल सैंपल स्पेस होंगे 36। अगर बोलता 3 पासे उछाले गए हैं, 6 की पावर 3 कर देते, टोटल 216 सैंपल स्पेस हो जाते, ठीक है। तो यहां पे 2 पासे उछाले गए हैं, टोटल सैंपल स्पेस हैं कितने? 36। अब 2 अंकों का योग 5 आने की संभावना क्या होगी? 5 कैसे आएगा? या तो एक पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पासे पर 1 आ जाए, या फिर इस पे 4 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, या फिर दूसरा क्या है कि एक पासे पर 2 आ जाए, एक पर 3 आ जाए, या फिर पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पासे पर 2 आ जाए। इसके अलावा क्या 5 बन रहा है? किसी का टोटल नहीं बन रहा है। टोटल 4 संभावनाएं हैं कि अंकों का योग 5 बन जाएगा, यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 4 में 36, यानी कि 1/9 पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों पासों को उछालने पर अंकों का योग 5 आ जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। सेक्शन डी है आपके सामने रीजनिंग का, लास्ट के 5 क्वेश्चन फटाफट से बढ़ते हैं। किसी कोड भाषा में गंगा को AGAGN लिखा जाता है,
तो इंडस को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से, इस गंगा में क्या किया है, GANGA, ये जो N है ना बीच वाला, इसको ये लोग सबसे लास्ट में लेकर गए हैं, ठीक है। और ये जो GA है आपका, इसको एक दूसरे के क्रॉस करके लिखा हुआ है, यानी कि AG और यहां पर भी AG, ठीक है, AGAGN। तो ऐसे ही इंडस दे रखा है आपको INDUS, तो जो बीच वाला D है ये चला जाएगा सबसे लास्ट में, इस IN को लिखेंगे हम क्या, NI, और US को लिखेंगे हम SU, NISUD, NISUD लीजिए। यहां पर तो भाई दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, कहने का मतलब यह है कि NISUD आपका राइट आंसर होगा। समझ गए हैं सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। देखिए ऑप्शन रॉन्ग है, पर हमारा तरीका तो पता लग गया आपको कैसे निकालना है, ठीक है। ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, इसमें ऑब्सेस्ड मत किया करो ज्यादा, क्वेश्चन तो सोल्व हो रहा है ना, आंसर सही निकाल रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि हम इंसान है, मनुष्य से गलती होती है, और जब अकेला आदमी इतने काम हैंडल करता है तो मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं। फिर भी ट्राई करता हूं कि ज्यादा आपकी टाइपिंग मिस्टेक ना हो। देखिए अब इसको सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जल्दी करिए। मैं सबसे पहले क्या देखूंगा भाई, मुझे सबसे पहले जो मेरा बेसिक सा फॉर्मूला होगा, मैं डिफरेंस चेक करूंगा क्या डिफरेंस का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, यानी कि आगे +2 लगेगा, +4 + 2 +4 + 2 18 और 2 20। ऑप्शन बी करेक्ट है जी। आगे चलें, आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी आंसर करिएगा। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द दिया है आपको रिक्वायरमेंट। करिए भाई जल्दी से सॉल्व, इसको कैसे करेंगे? रिक्वायरमेंट में ऑप्शन डी जो आपको दिखाई दे रहा है मेंटोर, इसमें अल्फाबेट आया है O, रिक्वायरमेंट में कहीं पर भी O अल्फाबेट नहीं है, तो ऑप्शन डी मेंटोर राइट है। 49 आपके सामने आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है और सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए मैं फिर से प्लस माइनस वाला ही ट्राई कर लेता हूं, अगर वो लग जाएगा तो मच बेटर है, नहीं तो कुछ और देख लेंगे ट्राई करके। 120 में -4 करेंगे 116, फिर -2 किया है 114, फिर -4, फिर -2, फिर -4, आगे -2 करेंगे तो 104 में 2 माइनस करेंगे 102 आंसर बनेगा, ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या अन्य से भिन्न है? जल्दी से बताइए, इसमें से क्या अन्य से भिन्न है? देखिए पेन से हम लिखते हैं, आंख से हम देखते हैं, दोनों सही है। जीभ स्वाद की कलिकाएं हैं, स्वाद में काम आती है, परंतु नाक से हम क्या करते हैं भाई, सूंघते हैं। अगर हम कार्य की बात करेंगे तो नाक सूंघने के काम आता है, ठीक है, या फिर सांस लेने के लिए भी काम आता है। सुनना तो कान का काम है ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे डिफरेंस है, ये पेयर ही गलत है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी, अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन स्पेशल मॉडल पेपर। बताइए आज का सेशन कैसा लगा है आपको, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, ध्यान रखिएगा, नई आर्मी अग्निवीर 2023 स्पेशल 20 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, इसमें आपको 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी हमारी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर भी सर्च कर लीजिएगा शुभम ई क्लासेस, शुभम ई क्लासेस। अभी इसके अंदर टोटल 10 मॉडल पेपर अपलोड किए हैं,
अगले 10 मॉडल पेपर आपको 30 तारीख को अपलोड हो जाएंगे और अगले 5 मॉडल पेपर जो हैं वो आपके 5 तारीख को अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड करेंगे। साथ में हमारी 2800 प्लस क्वेश्चन की जीके और जीएस की सब्जेक्ट वाइज ई बुक भी है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज जीके और जीएस की ई बुक भी है, उसको भी आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिएगा ये जो हमारी बुक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, राइट। और जो हमारे ये मॉडल पेपर हैं 20 लेटेस्ट आर्मी अग्निवीर 2023 के, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपके कोई डाउट है, तो मेरा नंबर है 75 664 101, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी है या फिर देखिए कुछ जरूरी मैटर होगा तभी कॉल करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।